Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and I welcome you again to An Academy to a very, very important and very interesting topic. A topic that most of you must be thinking, oh, we know about it. Okay, what's the big deal? What is Sir going to teach us? But today you're going to believe and you're going to understand that there are so many fine points in the Constitution itself, so many things that you thought you knew, but you are sure that you do not know, or you will be sure that you did not know at the beginning of this class. But I ensure and I promise you that at the end of this class, your understanding of polity and the topic of disputes between DPSPs and fundamental rights, the disputes between the directive principles of state policy and the fundamental rights, this topic will be crystal clear and you will understand something that you had never thought, I'm sure, for most of you. All right, let's not waste much time, right? So this is the topic for today. The topic for today is disputes between DPSP and fundamental rights. This is an awesome deal. Now let's not waste much time and let us concentrate on the topic. Okay, the topic is fundamental rights. Now, पहली बात तो ये गलतफहमी को हटा दो कि तुम्हें मालूम है अब एवरीथिंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स. व्हाई? बिकॉज शायद दुनिया में किसी को भी ये फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट और फॉर दैट मैटर राइट्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली नहीं पता है. वी आर गोइंग टू कीप ऑन इवॉल्विंग एज वी गो हायर इन द फील्ड्स ऑफ पॉलिटी, इन द फील्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? नाउ प्लीज रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, ट्राई एंड अंडरस्टैंड. कुछ बातें ऑलरेडी आपको आती हैं, कुछ बातें आई एम अबाउट टू टेल यू, बट एट द एंड ऑफ इट you will become far wiser. Please pay attention. Okay. When I am speaking about fundamental rights, it is present in part 3 of the Constitution of India. पहले इसको ध्यान से समझते जाते हैं and then we will understand sequential. पहले इसको ध्यान से समझो. Your Constitution of India is divided into several parts. Okay, there are 22 parts. इस 22nd part में जो part 3 of the Constitution है, that deals with fundamental rights. Picture clear? This is a prelims question. आगे चलते हैं. पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में होता है आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35. आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 डील्स विद व्हाट आर कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स. बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं. मेनी अ टाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड कि व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स. तो बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं. सम से फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक राइट्स, सम से फंडामेंटल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, सम से फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड राइट्स. ये सारे ही आंसर सही भी है और ये सारे ही आंसर गलत भी है if you don't understand the concept here. First understand, in law, मेरी बात याद रखो जो मैं बोल रहा हूं, मैं फिर ये रिपीट करता हूं. in law, in the world of constitution, in the world of polity, प्लीज समझो, होते पर्यायवाची नहीं होते. For those of my Hindi speaking friends, those synonyms पर्यायवाची लॉ में नहीं होते. अगर दो अलग अलग वर्ड्स है लॉ में, अगर दो अलग अलग वर्ड्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, synonyms जैसे हम लोग ग्रामर में करते हैं या जब हम इंग्लिश में लिख रहे होते हैं तो वैसे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. ओके, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हम आमतौर पे एक जैसे बोल देते हैं. वैसे ही हम लिबर्टी एंड फ्रीडम वी से इन द सेम ब्रेथ. नो, इन पॉलिटी, इन लॉ, इफ देयर आर टू वर्ड्स, आई सेड इफ देयर आर टू डिफरेंट वर्ड्स, देन देयर आर टू डिफरेंट मीनिंग्स. पहले इस बात को कहीं पर लिख लो. देयर आर नो सिनोनिम्स इन द वर्ल्ड ऑफ लॉ. देयर इज नो पर्यायवाची. कोई पर्यायवाची लॉ की दुनिया में नहीं होता. और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब मैं बोल रहा हूं फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड राइट्स, तो एक बहुत जरूरी सवाल पैदा हो जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर. द क्वेश्चन इज, इफ फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड राइट, व्हाई डिड द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूज द वर्ड फंडामेंटल? कुछ जरूरी होगा, कुछ अलग होगा इस वर्ड फंडामेंटल में, इसीलिए वर्ड यूज किया गया फंडामेंटल राइट्स. सो फर्स्ट, टू डिफाइन फंडामेंटल राइट्स, you will have to understand something else. You have to understand that the word fundamental is referring to the Constitution of India. प्लीज अंडरस्टैंड. तुम में से बहुत सारे लोग इंजीनियर्स होंगे, बहुत सारों ने साइंस लिया होगा स्कूल में, या नहीं भी होगा तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड. साइंस में देयर आर पार्टिकल्स जिनको बोला जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स.
Why are they called as fundamental particles? Why are they named? ऐसा fundamental particles name क्यों किया जाता है? Electrons, protons, neutrons are fundamental particles. क्यों बोला जाता है? Fundamental particles are those particles. मेरे दोस्तों ध्यान से सुनो. Fundamental particles are those particles from which everything else emerges. All other things are made up out of electrons, protons, neutrons, hence called as fundamental particles. वैसे ही, ठीक वैसे ही, Constitution of India is the fundamental law of the land. Constitution of India is the fundamental law of the land. अब तुम लोग इंटेलिजेंट हो, थिंक अबाउट इट, दोनों लाइंस को ज्वाइन करो. मैंने क्या बोला? Fundamental particles are those particles from which everything else is formed. In the same way, Constitution of India is the fundamental. Other actions of the state are going to be derived from or are in sync with or are in the spirit of. ये सब law, सब actions, सब policies of the government of India, सरकार की सारी नीतियां, सरकार के सारे कानून will have to be in the spirit of the Constitution of India. ध्यान से सुनो. Hence, Constitution of India is called as the fundamental law of the land. Please लिख लो. पेन पेपर पे नहीं लिख सकते, मत लिखो. हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए मेमोराइज कर लो. Constitution of India is the fundamental law of the land, which means that all other laws, all other actions, all other policies of the government, of the state must be in the spirit of the Constitution of India. यहां तक स्टेप नंबर 1. सो हमारी अंडरस्टैंडिंग में स्टेप नंबर 1 ये हुआ कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एक नई डेफिनेशन दी. इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड. अब सुनो मेरी बात. Those rights which are guaranteed by, ये लाइन यहां से यहां जोड़ो, guaranteed by the fundamental law of the land, which ensure human existence, and are enforceable against the state. ये $1 मिलियन की लाइन है. Enforceable against the state are called as fundamental right. जोड़ना सीखो, मैट्रिक्स बनाना सीखो. पॉलिटी को मैट्रिक्स के फॉर्म में, कनेक्टेड डॉट्स के फॉर्म में पढ़ा रहा हूं मैं तुमको, ताकि तुम कभी भूलो मत. The word has to be connected. Rights which are guaranteed by the fundamental law of the land, which will ensure human existence and are enforceable against the state, are called as fundamental rights. इसीलिए वर्ड यूज किया गया फंडामेंटल राइट्स. तो इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आएगी. लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम ये है कि मैं ये राइट्स दे क्यों रहा हूं तुमको. वाई आर वी इंश्योरिंग, वाई मैं इसे राइट्स तुम्हें देना ही क्यों चाहता हूं. सो फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो तुम सीरियसली बोल रहा हूं कि तुम्हारी पोजिशन एज एन IAS एस्पिरेंट आज के आज 15% इंप्रूव हो जाएगी. जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग. गो इनटू द स्पिरिट, गो इनटू द थॉट प्रोसेस ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डॉक्टर अंबेडकर. ये क्या सोच रहे थे, ये क्या समझ रहे थे, और ये आपको क्यों दे रहे थे फंडामेंटल राइट्स. ये आपको फंडामेंटल राइट्स क्यों दे रहे थे. ये आपको फंडामेंटल राइट्स इसीलिए दे रहे थे बिकॉज फंडामेंटल राइट्स के बिना आपकी ह्यूमन एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है. ओके, सो नाउ ऐसा क्यों है. सी फर्स्ट, इसको समझने के लिए मुझे तुम्हें एक वर्ड डिफाइन करना पड़ेगा, एंड दैट वर्ड इज स्टेट. अब स्टेट क्या हुआ.
प्लीज अंडरस्टैंड, इसको कोई गलत फहमी से मत पढ़ना स्टार्ट करना। अब स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ गुजरात, ये सब नहीं है स्टेट, ओके, वो सब अलग स्टेट है। स्टेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। रिमेंबर मैंने अभी अभी बोला था, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद आर्टिकल 12 ऑल द वे टिल आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ स्टेट वर्ड जो है वो आर्टिकल 12 डिफाइन करता है। एक ही बार में मेमोराइज करोगे, लाइफ लॉन्ग याद रखना, ओके। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज स्टेट, वेरी गुड। द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट और that is union government of India will be state, okay. Number 3, the legislature of the states is state. ये state है, ये अलग state की बात हो रही है, okay. Similarly, government at the level of the state is again state and all other local authorities either within India or even outside India बट विद इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर तुम मेरे साथ ये रिवाइज कर लो तो तुम्हारा एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड और बोलो जैसा मैं बोल रहा हूं, ओके। वेयर एवर यू आर सिटिंग प्लीज कॉन्सेंट्रेट एंड से दिस थिंग। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, विधानसभा वगैरह वगैरह, द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स, द लोकल अथॉरिटीज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया बट विद इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैं पूछता हूं, सीबीआई स्टेट है? हां है। पुलिस स्टेट है? हां है। आर्मी स्टेट है? हां है, ओके। जजेस और द जुडिशरी स्टेट है? यस। पार्लियामेंट इज स्टेट? यस। विधानसभा इज स्टेट? यस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इन अ कंट्री जिसमें भी पावर होती है, जिसमें भी डिसीजन मेकिंग पावर होती है, दैट इज कॉल्ड एज द स्टेट। नाउ डू यू रियलाइज दैट द मोस्ट पावरफुल एंटिटी इन अ नेशन, तो इंडिया में देयर आर टू कंपोनेंट्स, वन शैल बी द पावर मेकिंग टेकिंग प्रोसेस दैट इज स्टेट एंड द अदर वन आर द सिटीजंस। तो आप और मैं हो गए सिटीजंस इन मोस्ट केसेस। आज हो तुम सिटीजन, कल नहीं रहोगे। कल तुम आर्टिकल 12 बनने वाले हो जब मोमेंट यू बिकम आईएएस ऑफिसर्स। व्हाई? बिकॉज यू विल बिकम एग्जीक्यूटिव्स, you will become the part of the state। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होनी चाहिए तुम्हारी एलिवेशन हो जाने वाली है। द मोमेंट यू पास द सिविल सर्विसेज एग्जाम, तुम बन जाओगे स्टेट, हम रह जाएंगे सिटीजन्स, राइट? नो प्रॉब्लम, राइट? बट सिटीजन्स होते हैं प्लस स्टेट होता है, इट मेक्स द कंट्री कॉल्ड एज इंडिया, नेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डू यू रियलाइज, क्या आप ये बात रियलाइज कर रहे हो कि दैट द स्टेट is very 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 powerful। सबसे ज्यादा पावर तुम्हारे नेशन में, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? स्टेट के पास। इन कंपैरिजन टू द स्टेट, जो सिटीजन होता है ही इज वेरी वेरी वीक, ओके। बट द फाउंडिंग फादर्स वर वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग। वेरी फाउंडिंग फादर्स वर वेरी क्लियर कि जो एक्चुअल पावर है दैट बिलोंग्स टू द पीपल। लेकिन what do we do with this power? We give this power to the state directly or indirectly through the method of elections। तो हमने कर दिया what is called as transfer of power। इसको मैथ्स की तरह समझो। तो हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। तो सारी पावर we the people of India having solemnly resolved to constitute India है। तो प्रीएम्बल के फर्स्ट 3 वर्ड्स क्या है? we the people। पावर किसके पास है? पीपल के पास। बट हमने वो पावर अपने पास नहीं रखी, हमने दे दी बाय इलेक्शंस टू द स्टेट। अब कौन पावरफुल हो गया? पावरफुल हो गया स्टेट, ओके। नाउ तुम थोड़ा रियलाइज कर सकते हो, पूरा पार्लियामेंट, पूरा पुलिस, पूरी आर्मी, पूरा जुडिशरी, पूरा विधानसभा, सारी के सारी सीबीआई, एनआईए, सब कुछ स्टेट है। उसके कंपैरिजन में तुम बहुत वीक हो। तुम्हें जब मर्जी स्टेट डिस्ट्रॉय कर सकता है, जब मर्जी। लेकिन फाउंडिंग फादर्स सेड अ बिग थिंग। फाउंडिंग फादर सेड जो सबसे पावरफुल है ना, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस फिनोमिनन को बोलते हैं लेक्स रेक्स। लेक्स रेक्स मतलब लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स। लेक्स रेक्स फिनोमिनन के हिसाब से सबसे पावरफुल एलिमेंट ना स्टेट है, ना जुडिशरी है, ना पार्लियामेंट है, बट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ध्यान से सुनो, इसको ग्राफ के हिसाब से बनाए तो सबसे कमजोर स्थिति में, सबसे वीक पोजीशन में ये है सिटीजन।
उससे पावरफुल स्टेट है और सबसे पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। अब ध्यान से सुनो, फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि डियर सिटीजन्स, घबराना मत, डोंट बी स्केयर्ड एट ऑल, बिकॉज द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तुमको गारंटी कर रहे हैं राइट्स कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स which you can enforce against the state। बोला, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या मैकेनिज्म है। द फाउंडिंग फादर्स ने तुम पर प्रोटेक्शन की गारंटी दे दी है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बोला डियर सिटीजन, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम मत घबराओ, तुम्हें स्टेट कुछ भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज द फाइनल आंसरेबिलिटी इज टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चाहे तुम हो चाहे स्टेट हो, तुम्हें फाइनल आंसरेबिलिटी बाय द फिनोमिनल लेक्स रेक्स इज टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज गिविंग यू व्हाट आर कॉल्ड एज गारंटेड राइट्स, नंबर 1। नंबर 2, these guaranteed rights are enforceable against the state, or they are given to the individuals against the state, and they will ensure basic human existence। इन राइट्स के बिना ना माय फ्रेंड्स, स्टेट तुमको बैक्टीरिया की तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है, खत्म कर सकता है। वाह, बट हमें जब तक फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास, हमें कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज गोइंग टू प्रोटेक्ट अस थ्रू दीज गारंटेड राइट्स। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर के खुद के वर्ड्स थे, फंडामेंटल राइट्स आर द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ लैंग्वेज समझो, ओके, और अगर ये समझ गए एक मेजर काम हो जाएगा। बिकॉज एन इंडिविजुअल कैन एनफोर्स दीज राइट्स अगेंस्ट द स्टेट थ्रू द कोर्ट्स। तो थ्रू द कोर्ट्स क्यों? क्योंकि अगर स्टेट ने तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को टच भी किया ना, टच भी किया, दैट विल देन यू विल रन टू द सुप्रीम कोर्ट। और ये क्वेश्चन आया था 2015 के प्रीलिम्स में, हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आया था, हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो पॉलिटी इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं वहां पर एक धमाका हो गया था, क्योंकि दो चॉइसेस आए थे, मेन चॉइसेस आया था, हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चॉइस नंबर 1 आया था प्रेसिडेंट, चॉइस नंबर 2 आया था सुप्रीम कोर्ट। आंसर इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड एज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट इज द प्रोटेक्टर, प्रिजर्वर एंड डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब तक तुम्हें ये वर्ड्स नहीं समझ में आएंगे, you will not be able to answer these questions, okay? So the president is responsible to protect, preserve and defend the constitution of India। ये उनके ओथ में लिखा हुआ है आर्टिकल 60 में। लेकिन कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट। तो तुम किसके पास भागोगे? यू विल रन टू द सुप्रीम कोर्ट। इन सम केसेस यू विल रन टू द हाई कोर्ट ऑल्सो, बट आइदर वेज द कोर्ट्स विल ensure that your rights are not taken away। Which rights are not taken away, my friends? Rights which are not taken away or cannot be taken away are called as fundamental rights। अब इसको फिर ध्यान से सुनो, अब इसको हम फाइनलिटी देते हैं, ओके। सो व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? एक ही बार में कंप्लीट। फंडामेंटल राइट्स आर रिटन इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दीज राइट्स आर बेसिक राइट्स which are given to the individual, guaranteed by the Constitution of India to be enforced against the state through the courts। These will ensure that you will deal with human existence। It will not be merely existence, but लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। हम इसको बार बार डिटेल में बाद में करेंगे, बट ये डेफिनेशन अब क्लियर हो गई। हेंस देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स। चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पर। नेक्स्ट स्टेज पर आता है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 इज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जहां पर पार्ट 3 खत्म हुआ, वहां पार्ट 4 स्टार्ट हुआ। सो आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 डील्स विद व्हाट इज कॉल्ड एज पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में वी आर डीलिंग विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये क्या हुआ, ध्यान से सुनो, उसी की लैंग्वेज को यहां से चेंज करते।
Constitution of India is giving certain directions to the state for the citizens of India or for the individuals. इसी लैंग्वेज को चेंज करते हुए जाओ, मैं फिर देखता हूं, एक ही बार में कंपैरिजन हो जाएगा. पार्ट 3 इज डीलिंग विद फंडामेंटल राइट्स, उसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज गिविंग समथिंग टू द और राइट्स टू द सिटीजंस और इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट. मेरी बात तुम्हें समझ में आई या नहीं? गेट दिस पिक्चर वेरी वेरी क्लियर नाउ. Constitution of India is giving directions to the state for the individual. Constitution of India is giving rights to the individual against the state. Language clear? सिर्फ ग्रामर है. मैं तुम्हें 5 सेकेंड दूंगा, इसको कौन एब्जॉर्ब कर लो. ये भी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन है. These are directions, these are rights. This is directions to the state. These are rights against the state. These are directions for the individuals. These are rights given to the individuals. Do you realize यहां पर कुछ कॉम्बिनेशन आ रही है? DPSPs are directions to the state. Fundamental rights are rights against the state. इस लैंग्वेज को समझो, और जैसे ये समझोगे मैं तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा. नाउ आई गिव यू 5 सेकेंड्स, इसको एब्जॉर्ब करो एंड गेट दिस अगेन. राइट, सो पार्ट 3 डील्स विद फंडामेंटल राइट्स विच आर राइट्स. पार्ट 4 डील्स विद DPSPs which are directions to the state. Now, are both the types of directions? ये क्या बात हुई? मैं तुम्हें अभी मैथ्स पढ़ाने वाला हूं, ध्यान से सुनना. मैं बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाऊंगा अभी तुमको. ओके, अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो तुम चैंपियन बनने वाले हो. मैं फिर ध्यान से सुनो. क्या 2-3 फंडामेंटल राइट्स तुम्हें याद है? ओके, आई होप यू रिमेंबर थोड़े बहुत फंडामेंटल राइट. सो मैं तुम्हें एक आध फंडामेंटल राइट ऐसे ही बता देता हूं. ओके, सो आई एम सेइंग Article 20 of the Constitution. Okay, it says that protection from arbitrary conviction. Okay, that is the courts आपको convict नहीं करेंगे without proper procedure. Okay, चलो एक और कर लेते हैं. Article 14. Okay, so we say there shall be equality before law and equal protection of laws. पता नहीं तुम्हें थोड़े बहुत तो याद आ ही रहे होंगे. चलो ये ना भी याद आ रहा हो तो फिर हमें बहुत सारे और आते हैं. सो आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 एंड आर्टिकल 28, दीज आर रिलीजियस फ्रीडम राइट्स. ओके, सो रिलीजियस फ्रीडम राइट्स बोलते हैं कि नोबडी शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स. तुम्हें फ्रीडम ऑफ वर्शिप है, तुम्हें फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. ये तुम्हारे राइट्स है मेरे दोस्तों, प्लीज समझो. सो फंडामेंटल राइट्स आर राइट्स एंड DPSPs आर डायरेक्शन. ये बात तो सबको मालूम है, लेकिन ये बच्चों वाली बात है. तुम लोग चैंपियंस हो चुके हो. फंडामेंटल राइट्स आर राइट्स, DPSPs आर डायरेक्शन. मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आर बोथ ऑफ देम टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस? मेरा एक बात समझो, अगर मैं इन्हीं राइट्स में से किसी भी राइट को डायरेक्शन के फॉर्म में बोलूं, डायरेक्शन के फॉर्म में, तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट को क्या बोल रहा है? स्टेट को बोल रहा है डोंट डू आर्बिट्ररी कन्विक्शन. इसी राइट को ऐसे भी तो बोला जा सकता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स में डायरेक्शंस के फॉर्म में बोल रहा है. सो एग्जांपल ये बोल देते हैं. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट को बोल रहा है डोंट डिस्क्रिमिनेट इन द आईज ऑफ लॉ. इसको इस तरह से भी तो बोला जा सकता है ना, डोंट डिस्क्रिमिनेट इन द मेथड ऑफ रिलीजन. सो कैन आई से माय फ्रेंड्स दैट फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस? सिर्फ फर्क ये है, दीज आर नेगेटिव डायरेक्शंस. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट को मना कर रहा है कुछ करने को, दैट इज सेइंग कुछ ना करो. और DPSPs are types of
पॉजिटिव डायरेक्शन, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फाउंडिंग फादर्स को बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फाउंडिंग फादर्स स्टेट को बोले डू समथिंग फॉर द सिटीजन्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट्स अ वेरी यूनिक थिंग, समझने की कोशिश करो। सो वैसे ही कैन आई से, ध्यान से सुनो, दैट फंडामेंटल राइट्स आर राइट्स but these are types of directions. I hope तुम सब लोग आंसर yes बोलोगे। वैसे ही मैं अब बोल रहा हूं DPSPs are actually directions। सिर्फ फर्क ये है, ये पॉजिटिव डायरेक्शंस है, these are negative directions। I hope you are understanding। So can I say fundamental rights are also types of directions? These are negative in type, while the DPSPs are positive directions. They are positive in type. The Constitution of India is telling, बोला जा रहा है, to the founding fathers of the Constitution is telling the state to do something good for the citizens. These are called as DPSPs. When you are stopping the state from doing discrimination, doing arbitrary conviction, doing inequality, then you are dealing with what are called as fundamental rights. This is new principles. I hope you are understanding this picture, and I hope you get this picture very, very clear, that fundamental rights are also types of directions. DPSP तो है ही। अब मेजर कर दो। तुम्हें मैंने एक लाइन लिखवाई थी और उस लाइन को ध्यान से समझना। याद है मैंने बोला था fundamental rights are those rights which are available to the citizen and are enforceable against the state। मतलब क्या है? This is the state and the state takes away, उसको 3 वर्ड्स बोला जाता है, violation, abridgment and contravention। ये 3 वर्ड्स याद रख लो। अगर तुम्हें इस एग्जाम में बहुत ह्यूज मार्क्स चाहिए तो ये वर्ड्स याद रखना। If the state, ये if बहुत बड़ा है, if the state violates, abridges or contravenes any of your fundamental rights, violation, abridgment or contravention of any of the fundamental rights happens, कोई भी स्टेट ने तुम्हारा कोई भी फंडामेंटल राइट ले लिया तो तुम क्या करोगे? अरे तुम कुछ मत डरना, ये रहे तुम और ये रहा सुप्रीम कोर्ट। यू विल रन टू द सुप्रीम कोर्ट and the Supreme Court will protect your fundamental rights, hence called as custodian of the Constitution of India। अगर तुम्हें लैंग्वेज याद आ रही है तो मैंने बोला था an individual can enforce a fundamental right against the state, is enforce a fundamental right against the state through the courts is called as justiciable। अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। What does justiciability mean? Justiciability mean that the fundamental rights can be enforced by an individual against the state, लेकिन $1 million line is through the courts। Okay, now if the fundamental rights are through the courts or can be taken through the courts, then those rights are called as justiciable। अब important बात समझ लो। If I read Article 37 of the Constitution of India, if I read Article 37, तुम्हें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे नहीं पढ़ाएगा। If you read Article 37 of the Constitution of India, थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। Article 36 to Article 51 of the Constitution, तुम्हें ये वाली बात समझ में आ ही जाएगी कि we are dealing with Part 4। Article 37 में लिखा है DPSPs are not justiciable, they are non-justiciable। What does this mean? It means a individual cannot go against the state through the courts, हाँ, ये $1 million लाइन ये है, through the courts to enforce a DPSP। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, लैंग्वेज क्या थी? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल। पार्ट 4 दैट इज DPSPs आर नॉन जस्टिसिएबल। अगर तुम्हें ये वाली बात समझ में आ गई तो तुम्हें फिर यही वाले वर्ड जो हम अर्ली स्टेजेस पे यही देखते थे, हम बोलते थे यू नो देयर आर गारंटेड राइट्स और नॉन गारंटेड राइट। गारंटेड और नॉन गारंटेड को अगर टेक्निकली बोलोगे तो तुम बोलोगे जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल।
तो पार्ट 3 और फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, पार्ट 4 और डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिसेबल। और मेरे दोस्तों यहीं पर ही सारी कहानी है। दिस इज द क्रूशियल डिफरेंस। पार्ट 3 आर फंडामेंटल राइट्स, दे आर पुट ऑन अ हायर फुटिंग। Why are they put on a higher footing? Because they are justiciable, they are guaranteed. DPSPs are non-guaranteed. यहां तक तुम्हें समझ में आ गया तो ये पॉइंट एक और आएगा। What if there is a conflict between part 3 and part 4? अब मुझे तुमको मैथ्स पढ़ाना है। टेक अ डीप ब्रेथ। ओके, मैं तुम्हें सुन नहीं पाऊंगा, ओके, लेकिन तुम्हें ये जवाब खुद को देना है। ऑलराइट, so let's do an exercise. Can we repeat this small story? So I am asking you this, okay? Part 3 deals with fundamental rights, which are actually rights. Now this is moment of truth, my friends. अगर तुम्हें सारी के सारी चीजों का एसेंस समझना तो अब समझो। फंडामेंटल राइट्स आर राइट्स, और हमने लास्ट स्लाइड में बोला था these are types of directions. नेगेटिव है, मान गया, लेकिन these are directions, okay? दूसरी साइड मैंने बोला था पार्ट 4 आर डीपीएसपीस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर एक्चुअली डायरेक्शंस। दीज आर एक्चुअली डायरेक्शन। अब मेरा क्वेश्चन है, इफ, ध्यान से, ओके, गेट दिस पिक्चर, इफ फंडामेंटल राइट्स आर टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस, इफ फंडामेंटल राइट्स विच आर एक्चुअली राइट्स they are types of directions, तो क्या मेरे दोस्तों मैं ये बोल सकता हूं कि DPSPs are directions which are actually types of rights? मैं फिर तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तुम्हें हमने इस बात को कन्विंस कर दिया है लास्ट स्लाइड में, these are rights which are types of directions। मैं तुमसे अब ये सवाल पूछ रहा हूं, are these directions, are DPSPs types of, are directions which are types of rights? क्या DPSP मेरे rights है? क्या DPSP मेरे हक है? Are DPSPs my rights? Like fundamental rights are also my rights. There is, I'm not talking of justiciability and non-justiciability. उसको हटाओ. We are not talking about कि whether they are guaranteed or non-guaranteed. मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं. I am asking you this simple question. If A is equal to B, is B equal to A? ऐसे मैथ्स पढ़ते हैं ना, ओके, मैं वही पूछ रहा हूं। If fundamental rights are rights which are types of directions, then are DPSPs directions which are types of rights? तुम चैंपियन हो जाओगे अगर तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी। नाउ मुझे नहीं पता तुमने क्या जवाब दिया। आई होप now you start putting down this in comments, okay? I will give you 20 seconds to write whatever you want to say, yes or no, if yes why, if not why not. Please answer this. You have 20 seconds. Again and again I'm repeating this question. जो हिंदी में है वो सुनिए। फंडामेंटल राइट्स मेरे अधिकार है, मेरे राइट्स है, हमने उनको प्रूव कर दिया, दे आर माई डायरेक्शंस। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने डायरेक्शंस दिया हुआ है स्टेट को, क्या इनको हम राइट्स समझ सकते हैं? आंसर दिस इन द कमेंट्स एंड नाउ इन द नेक्स्ट 5 seconds आई विल स्टार्ट आंसरिंग। 5 4 3 2 1। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स अंडरस्टैंड द स्टोरी। प्लीज ध्यान से समझो, ओके? टेक अ डीप ब्रेथ, अंडरस्टैंड दिस। लेट अस गो बैक टू 1950। ओके, 1950 में पहली बार इंडिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका मिला। इंडिया गॉट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू मेक इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, इनफैक्ट एनफोर्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हेन द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारे फाउंडिंग फादर्स कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो दे वांटेड टू एंश्योर कि हम हिंदुस्तानियों को, हम इंडियंस को राइट्स मिले। हमें ब्रिटिश राज के टाइम पे बहुत कम राइट्स मिलते थे। राइट्स के 4 मेन टाइप्स के होते हैं, ओके? राइट्स आर सिविल राइट्स, अगर तुम वहां बैठे हुए हो, जहां पे भी पढ़ रहे हो, इसको बोलो सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स एंड इकोनॉमिकल राइट्स। ये सिविल, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स हम इंडियंस को देना चाहते थे, हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन प्रॉब्लम थी। आई गिव यू फ्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स, ओके? Some of the rights were not possible to be given. For example, let's talk about economic rights. One of the directions of DPSP is Article 41, 42, 43.
तुमने सुना होगा मनरेगा के तहत, मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी में हम लोग राइट टू वर्क के टाइम पे पैसे देते हैं। माय फ्रेंड्स, थोड़ा सा सोचो, थिंक अबाउट योर फाउंडिंग फादर्स, थिंक अबाउट इंडिया इन 1947। वी वर वेरी वेरी पुअर कंट्री। हम तुमको ये राइट्स देना चाहते थे। फाउंडिंग फादर्स वांटेड टू गिव यू दिस राइट्स, but it was not possible at that time. Why was it not possible? Because India was very, very poor. Similarly, social rights. We wanted to make a uniform civil code, okay, but it was not possible. We wanted to give scheduled caste, scheduled tribes reservation, but it was not possible at that time because the socio-geographic situation was such thing. Partition हुआ था, n number of problems थी. Now, however, कुछ rights हमारे पास पहले से थे, जैसे राइट्स लाइक इक्वालिटी हम दे सकते थे, राइट्स की हमारा स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, दे सकते थे। रिलीजियस राइट्स, ओके, सेक्युलरिज्म के राइट्स, दिस वी कुड हैव गिवन। अब ध्यान से सुनो, कुछ राइट्स फाउंडिंग फादर्स के पास अवेलेबल थे, कुछ नहीं थे। जो अवेलेबल थे, जो अवेलेबल इमीडिएटली थे, उनको हमने तुमको दे दिया अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो अवेलेबल नहीं थे, उन राइट्स को हमने बोला टू द फ्यूचर गवर्नमेंट्स कि डियर फ्यूचर गवर्नमेंट्स, जब तुम्हारे पास ये अवेलेबल होंगे ना, तब दे देना अपने हमारे सिटीजन्स को। सो डीपीएसपीस वर ऑल्सो योर राइट्स, बट दे वर गिवन और दे वर प्रॉमिस्ड टू बी गिवन इन द फ्यूचर। Part 3 were those which were available there and then, and therefore were given immediately. Hence, fundamental rights को गारंटी में रख दिया गया। लेकिन फाउंडिंग फादर्स ने बोला हम फ्यूचर की गारंटी कैसे ले सकते हैं? Hence, we will not give it to you in guarantee, but we will make it non-justiciable. और इसीलिए उन्होंने इसको लिख दिया आर्टिकल 37 में कि ये मैं गारंटी नहीं कर सकता, भविष्य में पता नहीं स्टेट के पास अवेलेबल हो ना हो, अगर होगा तो दे देंगे, नहीं हुआ तो इसको डायरेक्शन फॉर्म समझकर एक सजेशन मानकर रख लेना। लेकिन फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स थे जो आज के आज प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स आर सिविल एंड पॉलिटिकल इन नेचर, मोस्ट ऑफ द डीपीएसपीस आर सोशियो इकोनॉमिक इन नेचर। ये $1 मिलियन क्वेश्चन अगर तुमने यूपीएससी के एग्जाम में लिख दिया तो तुम्हें एक अप्लॉज आएगा। This is how you approach the exam, right? Now, this can be dealt in far more detail. इसको मैं और बहुत डिटेल में पढ़ा सकता हूं, लेकिन हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है। Okay, if it is not too much of a trouble to you and if it is all okay with you, please join me on my plus platform. मैं तुमको इसको और डिटेल में समझाऊंगा। इसको प्लीज जाकर कोई कमर्शियल एंगल मत दे देना। There are some people जो कमेंट में करने लगते हैं, ओहो इस तरह क्या ऑफर दिया जा रहा है, एडवर्टाइज किया जा रहा है। नो, ये तुम्हारे ही फायदे की चीज है। देयर आर सम थिंग्स इन विच यू कैन स्टडी मोर इन अ क्लोज्ड फोरम। सो जॉइन मी ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म and then I'll explain it to you that these are civil and political rights which are available under guarantee. These are socio-economic rights which are non-justiciable. But जो मेरी डिस्कशन थी वो कंप्लीट हुई। कंप्लीट क्या है? कंप्लीट ये है, फंडामेंटल राइट्स आर राइट्स, पक्का राइट्स, but these are types of directions. Similarly, DPSPs are actually directions, but these are also types of rights. सिर्फ फर्क ये है नेगेटिव डायरेक्शन, ये है पॉजिटिव डायरेक्शन, ये है जस्टिसिएबल राइट्स, ये है नॉन जस्टिसिएबल राइट्स, ये है गारंटेड राइट्स, ये है नॉन गारंटेड राइट्स। कंग्रेचुलेशन सर, बहुत कितना सुंदर और कितना सुपर्ब अरेंजमेंट है तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन में। तुम्हें पढ़ना चाहिए इस बुक को इस तरह से। डॉक्टर अंबेडकर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस बॉर्न। द वे द फाउंडिंग फादर्स ने ये बुक लिखी है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इट इज सच अ ब्यूटिफुल बुक। पार्ट 3 स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल 12 गोज टू आर्टिकल 35। 12 से 35, 12 to 35 आर डीलिंग विद आवर नेगेटिव डायरेक्शंस एंड गारंटेड राइट्स, और जहां पार्ट 3 खत्म होता है वहां पार्ट 4 स्टार्ट होता है। 36 to 51 are dealing with positive directions and those non-guaranteed rights. Are you understanding? This is how you study. लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं है
और उसकी ट्रेजेडी ये भी है कि बहुत सारे लोगों को पढ़ाया भी नहीं जाता। नाउ आई एम ट्राइंग टू डू दिस। नाउ एक प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम है 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद एक अजीब सी प्रॉब्लम होगी। थोड़ा सा इसको पे अटेंशन। आर्टिकल 15 और कौन सा राइट होगा? आई होप सब लोग लिखोगे। आर्टिकल 15 कौन सा टाइप का राइट होगा? आर्टिकल 15 होगा फंडामेंटल राइट। लवली। तो आई होप सब लोगों ने बोला वहां पे। सो आर्टिकल 15 इज फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट नो आर गारंटेड राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 15 आर जस्टिसेबल राइट। इसमें मालूम है क्या लिखा हुआ था? इसमें लिखा था नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन among citizens. The state cannot do any discrimination. भेदभाव नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता on the basis of race, religion, caste, sex, place of birth. In other words, can I now, अब तो तुम 2019 में हो, do you realize कि इसके अनुसार तुम एक चीज नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? रिजर्वेशन नहीं कर सकते। उस टाइम ये वर्ड नहीं था, लेकिन एक्चुअली अगर इसका बॉटम लाइन देखा जाए तो आर्टिकल 15 को अगर मैं ध्यान से देख लूं, आर्टिकल 15 इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीज ध्यान से सुनो, कोई गलत फहमी मत रखना। 26 जनवरी 1950 को अगर मैं आर्टिकल 15 पढ़ूंगा तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 में लिखा हुआ था नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सिमिलरली आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 में भी ये लिखा हुआ था। ओके, रिजर्वेशन नहीं कर सकते थे, किसी को नहीं पता चला, लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, पढ़ा रहा। ठीक है जी। इसी कॉन्स्टिट्यूशन को मैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा आगे पढ़ लू ना, थोड़ा सा आगे पढ़ लेता हूं। ओके, तो एक दिन मुझे मिलेगा आर्टिकल 46। तुम्हें याद है आर्टिकल 46 कौन सा पार्ट का होगा? इट विल बी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4 में क्या लिखा हुआ था? इसमें वो लिखा हुआ था दैट द स्टेट मस्ट ट्राई टू अपलिफ्ट द सिचुएशंस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। क्या लिखा हुआ है? मैं फिर से बोल रहा हूं, शेड्यूल्ड कास्ट की इंप्रूवमेंट करो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की इंप्रूवमेंट करो, वीकर सेक्शंस को इंप्रूव करो। सो यू मस्ट अपलिफ्ट द सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इसको थोड़ा सा समझो मेरे दोस्तों। इसका मतलब है आर्टिकल 46 क्या बोल रहा है? करो रिजर्वेशन। तो आर्टिकल 46 बोल रहा है स्टेट को करो रिजर्वेशन, और उसी बुक का थोड़े पेजेस पहले आर्टिकल 15 बोल रहा है कोई रिजर्वेशन मत करना। डू यू रियलाइज दैट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ? बड़ी मेजर प्रॉब्लम होने वाली थी, और ये प्रॉब्लम हुई। जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम होनी होती है, वो हो जाती है, और हुई ऐसे। दिस इज द लेडी कॉल्ड एज चंपकम डोराय राजन। चंपकम डोराय राजन 1950 में was a lady who goes to the University of Madras। जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में गई, और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए गई। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के टाइम पे उनको बताया गया कि मैडम चंपकम डोराय राजन, हमारे पास ना सीट खाली नहीं है, देयर इज नो वैकेंसी। तो मैडम ने बोला क्यों? सीट खाली नहीं, मैंने तो देखी है सीट्स खाली है। तो उन्होंने बोला नहीं सीट्स खाली नहीं है। गवर्नमेंटल ऑर्डर आया था 1927 में, उसको कम्युनल ऑर्डर बोला जाता है। 1927 में उसके अनुसार ये सीट रिजर्व कर दी गई है। तो चंपकम डोराय राजन स्माइल करी। चंपकम डोराय राजन ने बोला ऐसा थोड़ा होता है, जाके पढ़ो आर्टिकल 15। अब हमारा देश आजाद हो गया, हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है। आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि देयर इज नो रिजर्वेशन पॉसिबल, इन अदर वर्ड्स देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन द ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसलिए तुम रिजर्वेशन कर नहीं सकते, यू कैन नॉट डू रिजर्वेशन। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने बोला ये सब हमें नहीं पता, तुम जाके चैलेंज कर लो, बिकॉज तुम्हें लगता है। और तो वो चैलेंज हुआ चंपकम डोराय राजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 1951। चंपकम डोराय राजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जब स्टेट को बुलाया गया तो सुप्रीम कोर्ट के पास दो सवाल थे। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा आर्टिकल 15 और सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 बोल रहा है डू डिस्क्रिमिनेशन इन द फेवर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। आर्टिकल 15 में बोला है कोई डिस्क्रिमिनेशन मत करना ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिया, और वो लैंडमार्क जजमेंट ये था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा whenever there shall be a dispute or a conflict between part 3 and part 4 of the constitution, always part 3 will prevail or will dominate। इसीलिए जब
जब जब पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 किसी भी फॉर्म में कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती है विद पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, always part 3 will win. Why? Because these are justiciable, because these are guaranteed. थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो इस बारे में। क्या तुम्हें यह बात समझ में आ गई कि चंपकम दोरायराजन केस की जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई होगी उसके तुरंत बाद आप रिजर्वेशन कर ही नहीं सकते, गेम ओवर। वाई? बिकॉज आर्टिकल 15 बोल रहा है रिजर्वेशन नहीं कर सकते। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की इंटरिम गवर्नमेंट बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई कि हम तो रिजर्वेशन पॉलिसी बना के बैठे हुए हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमको अलाउ ही नहीं कर रहा है, बिकॉज आर्टिकल 15 वायोलेट हो जाएगा और वायोलेट करना मना है, इट इज नॉट अलाउड। तो हम कैसे बचे? तो क्या किया गया? हमने बनाया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1951। तो आफ्टर द चंपकम दोरायराजन केस हमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करना पड़ा और हमें एक इंसर्ट करना पड़ा, एक नया आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4, जिसमें लिखा हुआ है नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग any special provision for social and educationally backward classes of the citizens or for scheduled castes and scheduled tribes. ऐसे पढ़ते हैं मेरे बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज आर्टिकल 15 में तक आप रिजर्वेशन दे नहीं सकते थे जब तक आप ये एक्सेप्शन ना बनाओ। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 had to be inserted which provided the state the power to make special provisions। और ये जो special provisions है ना my friends, this formed the basis of your reservation policy। So it was only after Champakam Dorairajan case and it was only after the insertion of article 15 sub clause 4 that you could give reservation. This is how you understand constitution, okay? Everything has to come together: history, philosophy, principles, and the deep understanding of the constitution. So it was only after the first constitutional amendment act that you could start giving reservation. However, क्या ऐसा हो सकता है? Can DPSP be converted to FRs or fundamental rights? Yes. थोड़ा सा सोचो, let's go back to slight story of this। हम लोगों ने क्या किया था? हमने DPSP तुम्हारे राइट्स ही माने थे। We have already acknowledged that these are rights, but these were left for the future to the government of India or to the future government of India कि whenever there is availability या whenever it is possible, please give it to the citizens of India. Please give it to the citizens of India. In other words, ये एक प्रॉमिस है, ये एक अच्छी वेल इंटेंशन प्रॉमिस है बाय द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ डायरेक्शन टू द स्टेट कि ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें डीपीएसपी देना ही नहीं चाहते, आज अवेलेबल नहीं है इसीलिए हमने नहीं दिया, कल अवेलेबल हो जाएगा तो हम दे देंगे। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल है? हाँ है, और बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा कंप्लीट एग्जाम्पल है। आर्टिकल 45 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आई होप मैं फिर से बता रहा हूं, तुम लोग इंटेलिजेंट हो गए, बट पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया? दीज आर नॉन जस्टिसिएबल राइट्स, दीज आर डीपीएसपीज। आर्टिकल 45 says that the state shall provide free primary education to children, उस टाइम पे था 6 to 14 years of age, ओके। तब हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे इंडिया के पास कि मैं तुमको एज अ गारंटेड राइट ये दे सकता था, नहीं दिया। लेकिन एक दिन आया और वो बड़ा दिन था द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, जो कि हमने एनफोर्स किया 2003 में and converted this DPSP, which was dealing with free primary education, to Article 21A, which I hope you understand is a part of Part 3 of the Constitution and gave you what is called as a right to education. I hope you are understanding. So something which was present in Part 4 of the Constitution, something which was present as a DPSP, has been converted to a fundamental right. Article 21A is a right to education. ये 2002 में हुआ। क्यों 2002 में हुआ? भाई अवेलेबल था, मेरी इंटेंशन तो पहले दिन से ही थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं थे।
Now the state is ready, and we gave it to you by making a constitutional amendment, by converting Article 45, whatever was present in Article 45, that education part, to a fundamental right under Article 21A. So are they interchangeable? Yes. Article 45 can be taken, has been taken as Article 21. That automatically means that Part 4, which is a promise, can also be converted into a guarantee. Promise can be converted to a guarantee. Let's summarize. So as we have already understood, Part 3 and Part 4, these are fundamental rights, these are DPSPs. Both are directions. One is a negative direction, the other one a positive direction. Both are rights. These are guaranteed rights, these are non-guaranteed rights. Guaranteed rights are called as justiciable rights. Non-guaranteed rights are called as non-justiciable rights. ये लिखा हुआ है, ये मेरी और आपकी मर्जी से नहीं चल रहा. These are written. Okay, this is written in Article 37 of the Constitution. चंपकम डोरायराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में फर्स्ट टाइम हम लोगों को ये नोटिस हुआ कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्ट 4 एंड पार्ट 3. देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल. उसमें कॉन्फ्लिक्ट था ऑफ आर्टिकल 46 एंड उस टाइम पर, ओके, एंड आर्टिकल 15. Because Article 15 said no discrimination, Article 46 said you have to do reservation. Reservation is also a type of discrimination. It is a positive discrimination. It is an affirmative action by the state. वो discrimination था, okay. So this said no discrimination. Hence, we had to bring in the first Constitutional Amendment Act by inserting Article 15 subclause 4, which provided the reservation of policy of India. Hence, it is always possible whenever there is a conflict. Possibility तो कभी भी हो सकती है. Whenever there shall be a conflict between Part 3 and Part 4 of the Constitution, it will always be decided in the favor of Part 3. ये हमने देखा है. Apart from, हमने ये भी देखा है कि these DPSPs, which are rights, which are socio-economic rights, okay, you will be noticing that they can be interchanged to fundamental rights. Yes, they are possible. अब तुम यही समझ गए, तुम में से बहुत सारे मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, तुम खुद ही समझ गए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात. अगर डीपीएसपी, अब मैं अपने आप को प्रूव कर रहा हूं, ओके, अगर डीपीएसपी जिसका एग्जांपल आर्टिकल 45 है उसको 21A बना दिया है, किसको क्या बना दिया है? किसको क्या बनाया है? एक नॉन गारंटेड, नॉन जस्टिसिएबल राइट को एक गारंटेड जस्टिसिएबल राइट बना दिया है. इसका मतलब है ये भी एक राइट है और ये भी एक राइट है. मैथ्स है, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, ओके. क्योंकि ये भी एक राइट है और ये भी एक राइट है, तभी तो वो एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म हो पा रहे. इसलिए आर्टिकल 45 को जब आर्टिकल 21A में कन्वर्ट किया तो हमने कुछ नया नहीं, अनोखा इन्वेंट किया. You just converted a non-guaranteed right into a guaranteed right.